दैहिक, वैचारिक, आर्थिक अथवा सामाजिक समता एवं स्वतंत्रता। वह कौन सी धुरी है जिसके इर्द गिर्द गले में नारीवाद की घंटी लटकाकर कोल्हू के बैल के सदृश जुते हुए विचारक वर्षों से स्त्री विमर्श को मथते चले आ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वर्षों के इस वैचारिक मंथन से क्या प्राप्त हुआ? स्त्री स्वतंत्रता का आभासी अमृत अथवा अधूरे आश्वासनों से अतृप्त रह गई आत्माओं की टूटी हुई आस का वह विष से कटक कर न जाने कितनी ही पीड़िताओं ने अपनी अंतिम सांसें ली। एक तरफ दैहिक स्वतंत्रता के नाम पर समस्त विमर्श स्त्री देह की परिधि के आसपास ही घूमता जा रहा है, तो दूसरी ओर इच्छाओं के पसरते पैर से स्वतंत्रता की ये चादर छोटी पड़ती जा रही है। परिवार की प्रतिष्ठा और सदिच्छा के विरुद्ध अपना मनपसंद जीवन साथी पाने की चाह में प्राण गंवाने वाली ग्रामीण बाला और मेरी जिंदगी मेरे नियम का नारा बुलंद करने वाली महानगरीय महिला में धरती और आकाश जैसा अंतर है। दोनों की परिस्थितियां, चुनौतियां, जीवन से अपेक्षाएं और उसे देखने का दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न है। एक ने अपनी मुट्ठी में आसमान को भरने का सपना देखा, तो दूसरे ने अनंत आकाश को पाने के लिए अपनी बाहों को अनंत विस्तार देने का प्रयास किया। आकाश न तो मुट्ठी में समाया है और न ही आलिंगन के घेरों में कैद हो सका है। आकाश तो सदा से ही धरती के लिए अप्राप्य आकांक्षा बनकर रह गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह नारी के लिए स्वायत्तता, स्वीकार्यता और सम्मान। प्राकृतिक, अप्राकृतिक, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति, विवाहेतर संबंधों की पैरवी, विवाह नामक सामाजिक संस्था के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली उदारवादी नारीवादियों के विमर्श से इतर मैं नारी की अस्मिता और उसके अस्तित्व से जुड़े मूलभूत प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ। मैं उन नारियों की पैरोकार नहीं बनना चाहती जिन्हें स्वयं को भोग्या के रूप में प्रस्तुत करने में आनंद की अनुभूति होती है, जो मदिरालय में जाकर प्याले छलकाती है और एक रात के संबंधों में अपनी दैहिक स्वतंत्रता का उत्सव मनाती है। पुरुषों को दिल बहलाने का साधन समझकर प्यादों की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे उनकी सुख सुविधा की निरंतर आपूर्ति बाधित ना हो। ऐसी महिलाएं ना तो मेरी चर्चा का केंद्र है और ना ही मेरी चिंता का विषय, क्योंकि उनका समस्त विमर्श देह पर आधारित होता है और देह की खूंटी से बंधी हुई वह उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। स्वयं को आत्मनिर्भर कहलाने वाली ये नारियां पुरुषों के विरुद्ध विश्वमन करती हुई उन्हीं से अपने संबंधों की स्वीकृति की बाट जोहती रहती है। स्त्री विमर्श के जिस पक्ष की मैं आज यहाँ चर्चा करने जा रही हूँ, वह एक स्त्री की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। भरपेट भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक स्वीकार्यता एवं जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में उसकी सहमति और परामर्श का अधिकार। ये विमर्श के ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन्हें नारीवाद की जगह मानवतावादी दृष्टिकोण से देखने की अधिक आवश्यकता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः का जय घोष करने वाले नारी को देवी तुल्य बनाकर उससे पर्वत सदृश त्याग की अपेक्षा करते हैं, जबकि आवश्यक ये है कि नारी को पहले हाड़ मांस का बना हुआ एक सामान्य जीव समझा जाए, उसकी उपस्थिति को महत्व दिया जाए, उसकी अपेक्षाओं को समझा जाए और उसे भी जीवन जीने का समान अधिकार दिया जाए। इस आधुनिक होते हुए समाज में आज भी बेटियों को जन्मते ही जिम्मेदार बना दिया जाता है। उसके खुले बालों को कर्तव्यों और प्रतिबंधों की लंबी सूची की डोर से गूंथ कर चोटी में बांध दिया जाता है। विवाह से पूर्व अपने पिता और भाई से संरक्षित एवं आदेशित बेटी और बहनें विवाहोपरांत पति की अनुचरी बनकर एक नए परिवेश में, एक नए परिवार और एक नई परिस्थिति में ढलने लगती है।
वृद्धावस्था में स्वामित्व का यह राजदंड पति के हाथों से निकलकर पुत्र के हाथों में चला जाता है, अर्थात उम्र के हर पड़ाव पर नारी पर अधिकार जताने वाले पुरुष अपने पूरे अधिकार के साथ उसके जीवन में उपस्थित रहते हैं। और सबसे दुखद पक्ष यह है कि इन सभी परिस्थितियों को गढ़ने वाली सूत्रधार होती है एक नारी। एक माँ जो अपनी बेटी को बचपन से ही ससुराल की आदर्श बहू बनने की तैयारी में जुटा देती है, वह अपने बेटे को एक अच्छा जीवन साथी बनने का प्रशिक्षण देना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि उसे भी तो अपनी सास के सौजन्य से ऐसा ही अप्रशिक्षित पति प्राप्त हुआ था। वह माँ जो अपनी बेटी को लड़कों की ओर देखने से मना करती है, उसके उधड़े तन को ढकने की हिदायत देती फिरती है, वह अपने बेटे से किसी और की बेटी को सम्मान से देखने की बात नहीं कह पाती। और यदि आप विचार कर रहे हैं कि यहाँ पिता का उल्लेख क्यों नहीं है, तो स्पष्ट कर दूं कि नागरिक शास्त्र समाज शास्त्र की कक्षाओं में कुछ वाक्य आपको घोल कर पिला दिए जाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार समाज की प्रथम इकाई है और मनुष्य की प्राथमिक पाठशाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि माँ संतान की प्रथम गुरु होती है। यही कारण है कि बच्चों के बिगड़ने का सारा दोष अक्सर माँ के माथे ही मढ़ दिया जाता है, और पिता आर्थिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की आड़ में इस दोषारोपण से अक्सर बच जाते हैं। ये बात और है कि बच्चों के सुयश और सफलता का श्रेय लेने में पिता पंक्ति में अग्रणी होते हैं और माँ सफलता के पीछे का कारक बनकर ही संतुष्ट होती है। इस समानतावादी आधुनिक युग में हम आज भी उसी समाज का अंग है जहां घर की बेटियों के हाथ से कलम और दावात का अधिकार छीनकर झाड़ू और पोछे का कर्तव्य पकड़ा दिया जाता है, जिसे लेकर वह अपने साक्षर और आत्मनिर्भर होने के टूटे सपनों के बिखरे हुए अवशेषों को चुपचाप बुहारने लगती है। स्याही में डुबोकर अपनी किस्मत की लकीरें संवारने की जगह वह बर्तन की कालिख की सफाई को ही अपनी नियति मान लेती है। दिन भर घर और खेती की दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली, अनाज की कुटाई पिसाई में व्यस्त रहने वाली उदार मना बहनें अपने हिस्से की दाल और सब्जी भाई की थाली में दे आती है और स्वयं सूखा भात का कौर नमकीन आंसुओं और एक गिलास चापाकल के ठंडे पानी के साथ निगल जाती है। पर पुरुष के स्पर्श से बचाकर रखी गई कुंवारी कन्याएं अधेड़ उम्र के कमाऊ पूतों के खूंटे से बांध दी जाती है। फिर उसे ना तो स्पर्श की अनुमति दी जाती है और ना ही सहमति। अब देह एक नई जरूरत की पूर्ति का साधन बन जाता है। स्पर्श की अनुमति न तो पड़ोस के भैया लेते हैं, न दूर के ताऊ, न देवर और न ससुर। अपनी ही देह में कब से पराई बन बैठी हैं ये बेटियां, जिनकी डोली तो बाद में उठती है, मगर अरमान और सम्मान का जनाजा बहुत पहले उठ चुका होता है। मेरा जीवन मेरा अधिकार का नारा बुलंद करने वाली आधुनिक नारियां कहाँ सुन पाती हैं इस पिछड़ी हुई बेजुबान आबादी के दुख का शोर जो इनके भीतर ही घुटता रहता है और कभी हथौड़ा बनकर बरजता है मस्तिष्क की नसों पर, जिसमें जम गया है इनके आक्रोश, इनकी भय, इनकी पीड़ा और इनके संशय का वह थक्का, जिसने स्वतंत्र विचारों के रुधिर प्रवाह को बाधित कर रखा है। दरअसल मेरे विचार में स्त्री विमर्श हिमखंड की तरह है, जितना सतह पर दिखाई देता है उससे 2/3 अधिक सतह से नीचे अनदेखा, अनसुलझा, दबा हुआ प्रतीक्षारत। अभी तक हो रहा समस्त स्त्री विमर्श सतह पर ही केंद्रित है, जबकि असली समस्या तो सतह के नीचे है। स्त्री देह पर किस तरह के वस्त्र सजने चाहिए, कैसी होनी चाहिए एक स्त्री की मर्यादा, किस तरह एक स्त्री को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कैसे होनी चाहिए एक स्त्री के संस्कार, किस तरह का आचरण करना चाहिए, जीविकोपार्जन के लिए स्त्रियों को पारिवारिक हितों को प्राथमिकता देते हुए किन कार्य क्षेत्रों का चयन करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर अपने विचार भार से आपके मस्तिष्क पर दबाव डालने वाले आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बहुतायत में आसपास मिल जाएंगे। सबसे दुखद पक्ष यह है कि स्त्रियों के लिए आचार संहिता बनाने वाले इस दबाव समूह में स्वयं स्त्रियों की सक्रियता और उनकी संख्या को देखकर ऐसा लगता है कि मानो शोषक भी स्त्री और
शोषित भी स्त्री, नसीहत भी स्त्री और आदत भी स्त्री। ये कहना गलत ना होगा कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक स्त्री दूसरी स्त्री की सफलता को आसानी से पचा ले, उसके मार्ग की अवरोधक ना बने, यह एक सुखद और आदर्श स्थिति मानी जा सकती है। और हम सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि आदर्श को व्यवहार में, अमल में लाना कितना दुष्कर कार्य है। स्वाभाविक रूप से एक स्त्री जिन बंधनों को, जिन बेड़ियों को और कठिनाइयों को उनको हटाकर, उसका सामना करके अपने लिए समाज में एक विशिष्ट स्थान बनाती है, एक सम्मान प्राप्त करती है, वह दूसरी स्त्रियों से भी उसी संघर्ष की अपेक्षा करती है। उसका हृदय इतना उदार नहीं होता कि वह दूसरी स्त्रियों के लिए संघर्ष को आसान बनाने में अपना विशिष्ट योगदान दे सके। स्त्रियां ये उदारता न तो कार्य क्षेत्र में दिखाती है और न ही घर परिवार में। उदाहरण के लिए आप देखिए कि एक सास अपनी बहू को मुंह दिखाई पर उसी तरह निहारती है जैसे उन्हें अपनी मुंह दिखाई पर निहारा गया था। अपने बाबुल का आंगन छोड़कर पराये आंगन पधारी बुलबुल की आंखों में बिछोह और आशंकाओं की नमी की जगह सास की आंखें बहू के शरीर पर सजे आभूषणों में कमी को तलाशने में व्यस्त हो जाती है। सास की नजरें नवागंतुका के मनोभावों की गहराई को समझने की जगह उसके रूप, रंग, शरीर पर सजे आभूषणों की नाप तौल और उस पर चढ़े हुए वस्त्र के मूल्य के आकलन में व्यस्त हो जाती है। सास बहुओं को ससुराल में सुखपूर्वक जीवन बसर करने के सारे गुण सिखाती है और उसके सिर से खिसकते पल्लू को घर की जिम्मेदारी का प्रतीक मानकर सहेज कर माथे पर वापस सजा देती है। माथे पर सजा देती है या सजा देती है, इस रहस्य पर से पर्दा आने वाले कुछ महीनों में स्वतः हटने लगता है। कहते हैं कि नजर बदलने से नजरिया बदल जाता है, तो जरा बदले हुए नजरिए से एक दूसरा नजारा भी देखिए, जहां एक ममतामयी सास अपनी आंखों में आकांक्षाओं का आकाश संजोए स्नेह से भरकर अपनी नव विवाहिता पुत्र वधू के सिर पर आशीष भाव से हाथ फेरती है और बहू महंगे पार्लर में सवारे अपने बालों पर किसी और का स्पर्श पाकर चिढ़ जाती है। गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर निभाई जाने वाली पारंपरिक परंपराएं नववधु को अप्रासंगिक, असुविधाजनक और उबाऊ लगते हैं। उसे तो बस एकांत की तलाश होती है जहां वह सुकून से बैठकर अपनी सेल्फी ले सके और अपनी सहेलियों को ललचा सके। दोनों ही परिस्थितियों में शोषक और शोषित स्त्रियां ही हैं। स्त्रियों के दैहिक दमन में जिस तरह पुरुष आगे हैं, उसी तरह उसके मानसिक शोषण में स्त्रियां खुद अग्रणी हैं। तो एक प्रमुख बिंदु की ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि स्त्री विमर्श में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की, स्वयं स्त्रियों की भूमिका पर भी एक स्वस्थ और तटस्थ परिचर्चा करने की आवश्यकता है। अपनी अधूरी लिप्सा, महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध की भावना से पुरुषों पर अनुचित आरोप लगाने वाली स्त्रियों से इस विमर्श को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी ही स्वार्थी महिलाओं के कारण स्त्री विमर्श के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगता रहता है और कई प्रबुद्धजनों को ये वैचारिक जुगाली से अधिक कुछ भी नहीं लगता। अंत में इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि ना तो स्त्रियां सर्वथा सही हैं और ना ही पुरुष सर्वथा गलत, लेकिन कहीं कुछ तो है जो गलत है और हमें इसी गलत को सही करना है। और यदि हम इसकी शुरुआत अपने ही घर परिवार से करें तो यह स्त्री विमर्श की सबसे सार्थक पहल होगी, सबसे बढ़िया परिणति होगी। आप समस्त स्त्री शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। जय हो।